नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है संतान प्राप्ति में बाधा या संतान सुख में बाधा, उसका कारण और निवारण। दोस्तों, संतान कौन नहीं चाहता है? हर कोई संतान प्राप्ति चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब संतान प्राप्त होने के बाद भी हमें संतान का सुख ना मिले या संतान प्राप्त ही ना हो पाए। दोस्तों, आज बहुत सारी कॉल्स मुझे आती हैं जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत सारे विवाहित जोड़े ऐसे हैं जो काफ़ी समय से डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, वैद्य हकीमों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। आज मैं उन कारणों पर प्रकाश डालूंगा जिन वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आती है। दोस्तों, कई बार देखने में आया है कि हर प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ है, ना पुरुष में कोई कमी है ना स्त्री में कोई कमी है, और उसके बावजूद संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा अनुभव है, मुझे तकरीबन ज्योतिष करते हुए 20 साल हो गए हैं, और 20 साल का जो मेरा अनुभव है उससे मैंने जो पाया है, आज वो कारण मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। संतान प्राप्ति में जो बाधा होती है उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ज्योतिषीय कारण है। हमारी कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है ग्रहों की जिससे संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसी पराशक्तियां भी होती हैं जो संतान प्राप्ति में हमें बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कोख बांधना भी कह देते हैं। अब कुछ लोग इस बात को सुन के कहेंगे कि आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अनुभव है, कई बार हमने ऐसे जोड़े देखे हैं जो हमारे पास में आए हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति में उनको लंबे समय से बाधा आ रही है। हर तरह का इलाज करा लिया है उन्होंने, ज्योतिषीय उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारा एक तरीका होता है उनको चेक करने का। हम जो भी ऐसा कोई क्लाइंट हमारे पास में आता है जिसको कुंडली में संतान प्राप्ति के योग हैं, दोनों स्वस्थ हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें हम अगरबत्ती की राख या किसी भी प्रकार की भभूति जो होती है उसको जुबान पे लगाकर टेस्ट करना होता है, और हमारे मंत्र पाठ करने के बाद यदि उस भभूति का टेस्ट चेंज हो जाए तब हम समझते हैं कि इनको कोई ऊपरी बाधा भी है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो एक्सपीरियंस करने पर ही पता चलती हैं। सुनने सुनाने में हम बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो चीजें हमारे साथ घटित होती हैं तभी हम उन चीजों पर विश्वास करते हैं। तो दोनों कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ज्योतिषीय कारण जान लेते हैं कि क्या ऐसा कारण हमारी जन्म कुंडली में हो सकता है जिससे संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देखें, यदि कुंडली के पंचम भाव में लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए पांचवें भाव में यदि शत्रु ग्रह आ जाएं, दुष्ट ग्रह आ जाएं, यानी पंचम भाव में अगर शनि अशुभ होकर बैठ जाए, राहु अशुभ होकर बैठ जाए,
शुक्र नीच के होकर बैठ जाएं या बृहस्पति नीच के होकर बैठ जाएं तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यदि पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए या किसी अन्य नीच ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए, तब भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसे ही यदि पंचम भाव के स्वामी 6, 8, 12वें भाव में चले जाएं और 5वां भाव भी दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हो, देखा जा रहा हो, तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। लाल किताब के अनुसार यदि जन्म कुंडली में सूर्य 11वें भाव में बैठे हों और इंसान मीट, अंडा, शराब का सेवन करे, तो लाल किताब में कहा गया है कि ऐसा इंसान अपने आने वाली औलाद का मांस उबाल कर खा रहा होगा, यदि मीट अंडा खाता है तो लाल किताब में जो कहा गया है सूर्य 11वें भाव में हो और मीट अंडा शराब का सेवन किया जा रहा हो तो भी अड़चन आती है। शनि 11वें भाव में हो या सूर्य 11वें भाव में हो और मीट अंडा शराब का सेवन किया जाए तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसे ही यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों और जातक 48 साल से पहले मकान बना लें तो वो संतान के लिए मृत्यु का कारण बनेगा, संतान की बलि ले लेगा। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों और घर में घंटी, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, शिवलिंग, सांप, सिप्पियां, शंख आदि रखे जाएं तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसे ही जन्म कुंडली में यदि 7वें भाव में एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगर 7वें भाव में बृहस्पति अशुभ होकर बैठ जाएं, बृहस्पति के साथ में कोई शत्रु ग्रह आकर बैठ जाए, गुरु के साथ में राहु आ जाए बृहस्पति के साथ, या बृहस्पति के साथ बुध आ जाए 7वें भाव में, तो और साथ में व्यक्ति घर के अंदर मंदिर रख ले, बृहस्पति 7वें भाव में हो, शत्रु ग्रह के साथ में हो या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो और जातक घर के अंदर मंदिर बना ले, जोत जगाता हो, साधु संतों की संगति करता हो, पीले कपड़े धारक साधु संतों की संगति करता हो, तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यहां तक कि जातक दत्तक पुत्र यानी गोद लिए गए पुत्र का भी सुख नहीं ले पाता यदि 7वें भाव में बृहस्पति अशुभ हो। ऐसे ही यदि संतान कारक ग्रह शुक्र नीच राशि में बैठे हों, 6ठे भाव में बैठ जाएं, 8वें भाव में बैठ जाएं या 12वें भाव में नीच राशि के जाकर बैठ जाएं तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। पुत्र प्रदायक बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में नीच राशि के हो जाएं और पंचम भाव भी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यदि कुंडली में केतु अशुभ हो, केतु 8वें भाव में बैठ जाएं या 12वें भाव में बैठ जाएं, संतान प्राप्ति में बाधा आती है। 8वें भाव में केतु बैठे हुए हों तो कई बार 8 संतान तक नष्ट होती हैं। 12वें भाव में अगर केतु बैठे हों तो भी कई बार 12 संतान तक खराब होती हैं, 12 गर्भपात हो सकते हैं। यदि केतु 4थे भाव में बैठे हों तो 34 साल तक संतान प्राप्ति के योग नहीं बनते यदि पंचम भाव भी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो। ऐसे ही यदि मंगल बद हो जाएं, कुंडली में मंगल बद हो जाएं, शुक्र खाना नंबर 9 में बैठे हुए हों या बुध राहु खाना नंबर 8 में बैठ जाएं या लगन भाव में बैठ जाएं, केतु खाना नंबर 8 में आ जाएं या लगन भाव में आ जाएं, तो भी मंगल बद होने के कारण से कई प्रकार से गर्भपात होता है और गर्भपात होने की वजह से संतान प्राप्ति में विघ्न होते हैं, संतान बहुत
देरी के साथ प्राप्त होती है या होती नहीं है। कई बार जन्म कुंडली में सूर्य शनि की आमने सामने दृष्टि होने पे या सूर्य शनि इकट्ठा होने से शुक्र का फल खराब हो जाता है, शुक्र यानी संतान प्राप्ति का, तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। शुक्र अगर 11वें भाव में बैठ जाए और उन पर दृष्टि भी अशुभ ग्रह की पड़ जाए, या शुक्र राहु के साथ में किसी भी भाव में बैठ जाए, तो भी स्त्री को और संतान को कष्ट रहता है, संतान प्राप्ति में विघ्न आते हैं। शुक्र 11वें भाव में अगर बैठे हुए हों तो देखा गया है शुक्राणुओं की कमी जातक में पाई जाती है, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी देखी गई है। तो ये कुछ कारण थे ज्योतिषीय जो संतान प्राप्ति में विघ्न पैदा करते हैं। पंचम भाव के राहु या पंचमेश 6, 8, 12वें भाव में अगर चले जाएं तो संतान के सुख में बाधा देते हैं। अगर संतान पैदा हो भी जाए तो भी जातक संतान का सुख नहीं ले पाता है, संतान के सुख से वंचित रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास में आते हैं जो कहते हैं संतान हमारा कहना नहीं मानती, संतान हमसे दूर रहती है, संतान हमें छोड़ के चली गई। तो उसका कारण यही होता है कि पंचम भाव जो संतान का भाव है, अगर संतान भाव के स्वामी पंचमेश 6, 8वें, 12वें भाव में चले जाएं या 5वें भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या 5वें भाव में अशुभ ग्रह आकर बैठ जाएं, तो संतान का सुख हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये थे ज्योतिषीय कारण संतान प्राप्ति में बाधा के। अब संतान प्राप्ति के पैरानॉर्मल कारण क्या हो सकते हैं, तांत्रिक कारण क्या हो सकते हैं, इस विषय में हम अपने अगले भाग में बात करेंगे। यानी नेक्स्ट जो हमारा भाग है उसमें हम संतान विघ्न के जो तांत्रिक कारण हो सकते हैं, ओपरी कारण हो सकते हैं, उस विषय पे हम प्रकाश डालेंगे और चेक करने का हमारा क्या तरीका है, कैसे हम उसको चेक करते हैं और उसका क्या हल होता है, और ज्योतिषीय क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं अगर ज्योतिषीय कारण कुछ है हमारी कुंडली में संतान विघ्न के, तो उसका क्या उपाय हो सकता है। और अगर ओपरी कारण कुछ बन रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रिया की वजह से कोक बंधन किया गया है, तो उसका कैसे निवारण हो और हमें कैसे पता चले कि कोक बांधी गई है, इस विषय में हम प्रकाश अगली वीडियो में डालेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे तक भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।